हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम नैना। आज के इस लेक्चर में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट को ट्रेस करने से पहले हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव मीन्स विच कैन बी कंपेयर्ड एंड पॉलिटिक्स मीन्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द स्टेट्स एंड गवर्नेंस। कंपैरेटिव विच कैन बी कंपेयर्ड मीन्स जिसे कंपेयर किया जा सके, एंड पॉलिटिक्स का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड हो और वहाँ के गवर्नेंस से भी। डेफिनेशन: कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ फील्ड in political science characterized either by the use of comparative method or other empirical method to explore the politics both within and between the countries. पॉलिटिकल साइंस का एक सब फील्ड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिचुएशंस को एक्सप्लोर करते हैं कंपैरेटिव मेथड्स के मदद से। डॉक्टर इकबाल नरीन का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इकबाल नरीन, द ट्रेडिशन of a comparative analysis of comparative governments is as old as Aristotle, but the emphasis on the study of comparative politics is new in recent context. डॉक्टर इकबाल नरेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं। उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो ट्रेडिशन है वो एरिस्टोटल के जितना पुराना है। एरिस्टोटल was a prominent Greek political thinker जिनका एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट के स्टडी में। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्टडी है वो अभी अभी इवॉल्व हुआ है। तो इन्होंने दो बात कही, एक कहा कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो एरिस्टोटल जितना पुराना है, और दूसरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो रीसेंट कंटेक्स्ट में इवॉल्व हुआ है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस है। खैर, हम डिफरेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन द पास्ट even Aristotle realized the importance of comparative study of governments, their working and political institutions as these operated in those days. Major differences is that earlier there were no sophisticated यानी कि developed tools were available to collect and analyze the data. जैसा कि इकबाल नरेल ने कहा कि एरिस्टोटल ने रियलाइज किया था गवर्नमेंट के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में और डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। मेजर डिफरेंसेस तब के और अब के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये है कि उस समय हमारे पास सफिशेंट डेटाज अवेलेबल नहीं थे, ना ही डेवलप्ड टेक्निक्स थे जिसके ज़रिए इन सारे डेटाज को डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में जो होंगे उनको कलेक्ट किया जा सके और फिर कंपैरेटिवली एनालाइज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। जी.के. रॉबर्ट्स। जी.के. रॉबर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल राइटर जिन्होंने क्या कहा है? जी.के. रॉबर्ट हैज़ बीन डिवाइडेड द इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन 3 फेजेस। जी.के. रॉबर्ट ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया: अनसोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड एंड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है डेवलप्ड। उन्होंने कहा 3 मेथड्स है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए।
इसके इवोल्यूशन को जानने के लिए। पहला है एक अनडेवलप्ड अप्रोच जो पहले प्रिवेल करता था, उसके बाद बीच में आया एक डेवलप्ड अप्रोच और उसके बाद इंक्रीजिंगली डेवलप्ड अप्रोच जो अभी भी एक प्रोसेस में है। तो हम मेजर लैंडमार्क्स देख रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इवोल्यूशंस में। पहला, अब हम इन 3 फेजेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में है इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब से शुरुआत हुआ तब से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड तक। सबसे पहले एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं? एरिस्टोटल ने 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा था। एरिस्टोटल मेड एन अटेम्प्ट टू स्टडी 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दोज डेज, और केवल पढ़ा नहीं, ऑफर किया सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशंस एंड ऑफर द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ दीज गवर्नमेंट्स। उन्होंने 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया वहाँ के गवर्नमेंट्स के बारे में। उन्होंने क्लासीफाई किया, ही क्लासिफाइड द गवर्नमेंट्स ऑन 2 प्रिंसिपल्स, 2 बेसिस पे। पहला द नंबर ऑफ पर्सन यील्डिंग पावर्स एंड दूसरा है द नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स। तो पहला द नंबर ऑफ पर्सन यील्डिंग पावर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट उन डिफरेंट कंट्रीज में प्रिवेल कर रही है वहाँ पे कितने लोगों के पास सत्ता है, कितने पावर होल्डर्स हैं। दूसरा कि गवर्नमेंट का फीचर क्या है। अकॉर्डिंगली ही रेफर्ड टू 3 नॉर्मल गवर्नमेंट्स, और इसी के हिसाब से उन्होंने 3 नॉर्मल गवर्नमेंट्स बताए। पहला मोनार्की, दूसरा एरिस्टोक्रेसी, तीसरा पॉलिटी, और 3 परवर्टेड गवर्नमेंट्स बताए, टायरनी, ओलिगार्ची और डेमोक्रेसी। ये 6 के 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो डिफरेंट कंट्रीज में प्रिवेल करते थे, और एरिस्टोटल ने इन्हीं के बीच में कंपैरेटिवली एनालाइज किया है। इन द रेनेसांस, Machiavelli returned to the method used by Aristotle. Machiavelli was also a prominent writer और उनका भी contribution comparative politics में है। उन्होंने एरिस्टोटल के जैसा ही अप्रोच अपनाया। अगर हम मैकियावेली के कॉन्सेप्ट को देखेंगे रिलेटेड टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो हमें उनके द प्रिंस, जो एक बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है मैकियावेली का, उसको रेफर करना चाहिए। इट इज़ अ गुड ट्रीटीज for the student of comparative politics. 16th century में जीन बॉर्डन का कंट्रीब्यूशन रहा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी में। जीन बॉर्डन ने एक्सटेंड किया वर्किंग ऑफ एरिस्टोटल एंड मैकियावेली, यानी कि मैकियावेली और एरिस्टोटल का जो वर्किंग था उसको एक्सटेंड करने का काम जीन बॉर्डन का है। He studied the government of European states and made comparison of their features and strength. उन्होंने यूरोपियन स्टेट्स के गवर्नमेंट को पढ़ा था और फिर कंपैरिजन्स किए थे इन गवर्नमेंट्स के फीचर्स और स्ट्रेंथ के बीच में। ज्योग्राफिकली एक्सटेंड करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट को, ये कंट्रीब्यूशन जीन बॉर्डन को जाता है। अब हम सेकेंड फेज देख रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो अ न्यू फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स स्टार्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन अ नंबर ऑफ राइटर्स जैसे एक्सटीन, एप्टर, कोलमैन, उन्होंने अडॉप्ट किया वेरियस अप्रोचेस एंड ट्राई टू स्टडी द पॉलिटिकल रियलिटी थ्रू न्यू टेक्निक्स, जो कि हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड फेज है, यानी कि डेवलप्ड फेज है। अब नए टेक्निक्स को यूज़ करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्वेश्चन ये राइज करता है। तो इसका आंसर ये है कि वन मेजर फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज अप्रोचेस
was the widespread feeling of disappointment and dissatisfaction with the traditional and descriptive approaches to the subject. तो जो ट्रेडिशनल और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो अब इस समय प्रिवेल नहीं कर रहा था, इस समय के कंडीशन को फिट नहीं बैठ रहा था। तो इन्होंने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए नए अप्रोचेस को डेवलप करना होगा। तो इन द सेकेंड फेज द कंपैरिजन मेड वर मोर रेगरस एंड अप्रोचेस इन द स्टडी ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस मोर रियलिस्टिक। तो इन्होंने जो अप्रोचेस अपनाए उससे कंपैरिजन जो था वो और ज़्यादा टफ हो गया और ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया, प्रैक्टिकल। The political scientists of that time dealt with the methodological problems and studied not only problems relating to collection of data but also made several cross-cultural studies and analyzed problems connected with these. ये जो एक्सटीन, एब्डर और कोल में जो सेकेंड फेज के दौरान प्रिवेल करते थे, उन्होंने केवल डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिफरेंट गवर्निंग मेथड्स जो प्रिवेल करती थी उसको केवल पढ़ा नहीं, बल्कि क्या किया कि उन्होंने सेवरल कल्चरल स्टडीज़ भी की, डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में भी जाना और एनालाइज किया क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके कल्चर से रिलेटेड है, यानी कि क्या क्या डिफरेंसेस इनके कल्चर में भी है। हम कहे एक तो हमने देखा कि ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन और एक सब्जेक्ट वाइज एक्सपेंशन देखा सेकंड फेज में, जब इसका जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो एरिया है वो और ज़्यादा ही एक्सपैंड कर गया सब्जेक्ट वाइज। अब आते हैं हम थर्ड फेज में, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। The writers belonging to the third phase have made interrelated set of concepts because they have adopted the method of comparative analysis. अब comparative analysis में काफ़ी सारी चीज़ें interrelated होती हैं, connected होती हैं। तो the study of comparative politics in its present form covers contribution of those political scientists who have broadened the territorial scope of the subject by including in their field of study of those areas of the world which have been ignored by the previous writers, especially the Afro-Asian and Latin American regions now known as developing societies. जो हमारे यहाँ पे डेवलपिंग सोसाइटीज़ यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पहले क्या होता था कि जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं केवल उसी तक सारी चीज़ें सीमित होती थी और डेवलपिंग कंट्रीज़ को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट थर्ड फेज़ में जब हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पता चलने लगा, वहाँ के गवर्नमेंट के बारे में पता चलने लगा, वहाँ के यूनिक फीचर्स के बारे में पता चलने लगा, तब हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने टेरिटोरियल वाइज कहिए या सब्जेक्ट वाइज पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो सब्जेक्ट है उसको और ज़्यादा ब्रॉड बना दिया। अब हम ना केवल डेवलप कंट्रीज़ बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, इनके बीच के कंपैरिजन को भी जानते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को भी जानते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में अवेयर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब डिफरेंट कंट्रीज़ सामने आती हैं तो किन किन बेसिस पर इनका कंपैरिजन होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। और वो जो ये कंपैरिजन है वो उसी को समझ में आता है जिसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरीके से पता हो। लास्टली एलमंड ने 4 चीज़ें बताई हैं जिसके कारण कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्टडी था वो धीरे धीरे चेंज एक्सपीरियंस किया। पहला तो इन्होंने कहा सबसे पहले कि अचीवमेंट ऑफ नॉन वेस्टर्न डेटा और फैक्ट्स। दूसरा इन्होंने कहा बर्थ ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट
थर्ड इन्होंने कहा कल्चरल एंड इंडिविजुअलिस्टिक मेथड। फोर्थ इज सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ओवर कंपैरेटिव एनालिसिस। फर्स्ट, अचीवमेंट ऑफ नॉन वेस्टर्न डेटा और फैक्ट्स। तो नॉन वेस्टर्न यानी कि अभी जो कहा डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेटाज के बारे में भी हमें जानकारी मिली, उनके कंडीशंस के बारे में भी जानकारी मिली, जिससे कि अब हम एक बहुत बड़े लेवल पर कंपैरिजन कंडक्ट करा सकते हैं। बिहेवियरल मूवमेंट जो डेविड ईस्टन के द्वारा लिया गया था, जब हम पॉलिटिकल बिहेवियर में शिफ्ट हो गए थे कि कंट्री कैसे पॉलिटिकली बिहेव कर रही है वो। एंड कल्चरली इंडिविजुअलिस्टिक मेथड यानी कि अब जब हम लोग केवल गवर्नमेंट के बारे में नहीं बल्कि कल्चरली 4 कंट्रीज़ या 2 कंट्रीज़ कैसे डिफरेंट है उनके बारे में जानने लगे। डिफरेंट राइटर्स ने इंडिविजुअल लेवल्स पर मेथड इवॉल्व किए हैं और सोसाइटी का सोशियोलॉजिकली कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस जो है उस पर चेंज आता है, यानी कि सोशियोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है कंपैरेटिव एनालिसिस में, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो ऐसा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा कोर्स सब्जेक्ट और उसके अंदर सब फील्ड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने में इतना वाइड हो गया है कि अब हम ना केवल 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के बारे में, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि वो कंट्रीज़ इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली कैसे डिफरेंस है इसके बारे में भी जानते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और बेसिकली ये कंपैरेटिवली एनालिसिस से रिलेटेड है डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हो या फिर मैं और किन चीज़ों पर वीडियो लेके आऊँ ये सजेशंस आप दे सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।